Hello dear learners, welcome again. Myself Rahul Mahato, Assistant Professor, KGTM Bagdogra, affiliated to North Bengal University. I am here lecturing about income from house property, and in this lecture this will be the third part of the series. For the previous two parts you can visit the link given in the description box. So let's start our classes. Thank you. So in this class, we will learn about composite rent and various other topics that are still left out in this series. So first of all, what is composite rent? Composite rent, as the name suggests, there is two or three type of rental services included. That's why it is composite rent. Say an owner of a property can receive rent in respect of what? Suppose you are providing or you are letting out your property. In that case, you can let out your buildings as well as what? Some assets like furnitures, lift services. These are also rented out to the same what? Tenant. So an owner of a property can receive rent in respect of his property or building as well as for what? Other assets such as furniture, plant and machinery, etc. or some services. What type of services it can be? It can be lift, garage, etc. So here we can see that first of all, this owner can receive what? A rent for his building. Okay. In that rent, he may be receiving some rental value of the furniture that is let out to the same what? Tenant, as well as some services. For example, there are lift service in the building, garage also there, parking areas are there. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक ओनर है. ओके, ओनर ने अपने एक बिल्डिंग को रेंट पे दिया. अब जब वो बिल्डिंग को रेंट पे दे रहा है तो वो रेंट क्या इंक्लूड कर रहा है? एक तो जिस बिल्डिंग में वो रह रहा है उसका किराया, प्लस उस फ्लैट में या फिर उस बिल्डिंग में कुछ फर्नीचर्स भी साथ में रेंट पे दी गई थी. वी हैव फर्निश्ड फ्लैट्स. तो उस फर्निश्ड फ्लैट में आपका फर्नीचर था और कुछ सर्विसेज थी, जैसे कि बहुमंजिला था, दैट मींस 8th फ्लोर 9th फ्लोर जितने भी हो सकते हैं, वहां पे लिफ्ट की सर्विस अवेलेबल थी. साथ ही गैराज था. इसका भी रेंट इस बिल्डिंग के रेंट पे हम एक साथ रिसीव कर रहे हैं. तो जब इन 3 आइटम्स का रेंट हम अगर रिसीव करते हैं, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए 5000 15,000 हमने रेंट रिसीव किया. अब इस रेंट में क्या क्या है? एक तो आपका रूम का रेंट है, एक आपका फर्नीचर का है और एक आपका डिफरेंट सर्विसेज के लिए है. तो यहां पे देखिए एक रेंट हमने रिसीव किया 15,000 रुपए. अब 15,000 रुपए क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है? उस टेनांट को दिया जा रहा है रूम रेंट, फर्नीचर एंड सर्विसेज. सर्विसेज कैसे हो सकते हैं? लिफ्ट के सर्विसेज हो सकते हैं, गैराज हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकता है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो अब जब आप एक रेंट पे कर रहे हैं, वो रेंट ये तीनों चीजों को इंक्लूड कर रहा है. ओके, अब एक बात देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें सेक्शन 22 याद कीजिए. सेक्शन 22 क्या कह रहा था? इट वाज सेइंग व्हाट? द इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी of which the assessee is the owner shall be charged under the head income from house property. अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी है, अगर उससे कोई भी रेंटल इनकम आ रहा है आपको और आप जो है उसके ओनर हैं, in that case what happens? The income that you are being generated or you are receiving shall be charged under the head income from house property. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सर्विसेज, लिफ्ट हो गया, गैराज हो गया, इन सब का ओनर कौन होगा? एसएससी तो हो नहीं सकता है. ओके, तो इस केस
केस में हमें दिक्कत आती है, तो कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे वो हमें देखना। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया, सीधा सीधा बोला गया है कि रूम का रेंट है, इन दैट केस वी विल नॉट कंसीडर अबाउट कंपोजिट रेंट, हमें कंपोजिट रेंट के बारे में कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो रेंट हम रिसीव कर रहे हैं वो रेंट कंपोजिट रेंट है, इसमें क्या क्या है, एक तो आप जो रूम यूज कर रहे हैं, जो रूम किराए पे दिया गया है वो है, साथ ही साथ आप फर्नीचर्स का उसमें रेंटल इंक्लूड है, एंड अदर सर्विसेज सच एज लिफ्ट, गैराज, पार्किंग एरियाज एक्सेट्रा, सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सब का रेंटल उसमें इंक्लूडेड है। सो इन दैट केस द रेंट doesn't comprises only of that room। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक तो आपका आ जाएगा क्या, वो प्रॉपर्टी जो है, रूम जो है, दूसरा क्या है आप जो फर्नीचर यूज किए, तीसरा वो आप जो लिफ्ट सर्विस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखते हैं इसको ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अब देखिए कभी कभी कंपोजिट रेंट कैसा होता है, एक तो हो सकता है आपका सेपरेबल। सेपरेबल कहने का मतलब क्या है, सेपरेबल कहने का मतलब है जो रूम का किराया है उसको आप अलग कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज या फिर कोई भी एसेट्स आपको यूज करने को मिला है उसका किराया आप अलग कर सकते हैं। यू नो द वैल्यू, द डिफरेंट वैल्यू फॉर विच द रेंट इज बीइंग कलेक्टेड वंस फॉर ऑल। सबके लिए एक बार, जैसे जो हम 15,000 रुपए किराया लिए, तो सपोज से एग्जांपल उसमें 10,000 जो हमारा था वो रूम का किराया था, ये हम जानते हैं। 2,000 रुपए जो था हमारा लिफ्ट सर्विसेज के लिए था और 3,000 जो था फर्नीचर के लिए था। तो यहाँ पे हम तीनों कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट दी डिफरेंट रेंटल सर्विसेज और डिफरेंट रेंटल इनकम दैट वी आर रिसीविंग। एक रेंट में जो 3 कंपोनेंट का रेंट है वो हम जो रिसीव कर रहे हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। और जब हम ये कर सकते हैं तो ये सेपरेबल वाले कंडीशन में आएगा। तो सेपरेबल वाले में करना क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। एक क्या होगा, एक वो हाउस प्रॉपर्टी का होगा, जो रूम है उसका रेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, अदर सर्विसेज का या फिर एसेट्स का। तो अगर आप अलग कर सकते हैं तो हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, 10,000 उस रूम का किराया था, तो वो 10,000 जो इनकम हम जनरेट करेंगे वो हम चार्ज कहां दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम दिखा देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी सर्विसेज या फिर एसेट्स का जो रेंटल इनकम होगा उसको कहां दिखाना है, वो तो या बिजनेस इनकम होगा यानी पीजीबीपी में जाएगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एज द केस मे बी। जैसा केस होगा वैसा हम उसको डिटरमाइन कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आया? आप एक बार ग्राफ को देखिए। किए क्या, हम कंपोजिट रेंट हम रिसीव कर रहे थे। अब कंपोजिट रेंट का हम जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग पता कर सकते हैं, या हमारे पास क्वेश्चन में वो गिवन है डेटा जिससे हमें पता चल सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना इनकम आया, उसमें डिफरेंट सर्विसेज या फिर एसेट्स जो रेंट पे था उससे हम कितने इनकम लिए हैं। तो ये कंपोजिट रेंट था और इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जब भी आप सेपरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सेपरेट जब करेंगे जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करवाएंगे, और बाकी जो इनकम बचा उसको हम या तो वो बिजनेस इनकम होगा या हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। जैसा केस है वैसा इसको ट्रीट करेंगे। अब है क्वेश्चन, अगर सर नॉट सेपरेबल है तो, नॉन सेपरेबल हम सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो या तो आप उसको पीजीबीपी में दिखाएं या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएं। ये आप समझ गए कंपोजिट रेंट क्या होता है। तो चलिए, कंपोजिट रेंट क्या था, सबसे पहले ऐसा रेंट जिसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं है, अदर एसेट्स या फिर अदर सर्विसेज का रेंट भी इंक्लूडेड होता है। जैसे एक अगर हम फ्लैट लेते हैं तो उस फ्लैट में हमें क्या देना पड़ता है, मंथली रूम रेंट होता है, उसके साथ साथ हमें कुछ अमाउंट मेंटेनेंस का देना पड़ता है, कुछ अमाउंट हमें सिक्योरिटी गार्ड्स का देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे, अगर आपके पास गैराज है तो गैराज का रेंट होता है, ऐसे हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि 10,000 जो मैंने रूम के लिए मुझे देना है, 3,000 मुझे फर्नीचर के लिए देना है, 2,000 मुझे सिक्योरिटी गार्ड को देना है, ये अगर आप सेपरेट कर सकते हैं अपने रेंट में, तो
उस केस में क्या होगा, वो हमारे सेपरेबल केस में आएगा। और सेपरेबल केस क्या कहती है हमें, जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा उसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे, और जो अदर सर्विसेज या फिर एसेट्स का इनकम होगा उसको आप या तो पीजीबीपी या तो अदर सोर्सेस में आपको दिखाना है, जैसा केस है। चलिए ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब सर अगर ये नॉन सेपरेबल है, अगर हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, हमारे किराएदार ने हमको बोला कि आपको 15,000 में हमने रूम दे दिया, इसमें सभी सर्विसेज इंक्लूडेड है। अब इस केस में क्या हम सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको उन सर्विसेज के बिना लेट आउट ही नहीं किया जा सकता है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर एक गोडाउन है, गोडाउन को आप बिना सिक्योरिटी को कैसे लेट आउट करेंगे? ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जो रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं वो या तो पीजीबीपी या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में जाके टैक्सेबल इनकम हमको फाइंड आउट करना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये कंपोजिट रेंट का क्या ट्रीटमेंट है, बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन करेंगे हम तो ये काफी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए केस है अनरियलाइज्ड रेंट का। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? ऐसा किराया जो हम रियलाइज ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो इस केस में हम कैसे केसेस हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग था, ओनर जो है वो राम है, राम ने इसको रेंट पे दिया, किसको? लक्ष्मण को। ओके, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका मालिक राम है, राम ने इस रूम को रेंट पे लक्ष्मण को दे दिया। अच्छा ठीक है, रेंट कब दिया गया? से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2018 को ये रेंट पे दिया गया। चलिए यहां से रेंट पे चली गई, चलिए यहां तक हम आए। अब जैसे ही हम देखते हैं कि नवंबर आता है, नवंबर महीना जैसे आया 31, 11, 12, 18, नवंबर महीना में क्या हुआ, लक्ष्मण ने कहा कि मैं अब आपको पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, लक्ष्मण बोल रहा है कि मैं अब रूम का पैसा आपको नहीं दे सकता, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है या फिर मेरे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो अब क्या होगा, राम ने कहा ठीक है अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो रूम छोड़ दो, तो तुम मेरा रूम छोड़ दो, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है मैं आपका रूम छोड़ देता हूं। अब देखिए नवंबर के बाद यहाँ पे फिर मार्च आ गई, यहाँ कितने महीने बचे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स, और यहाँ पे कितने हो गए होंगे? 8 मंथ्स। तो इस केस में हम क्या देखें, 8 महीने के लिए किराया हमें मिला है, बाकी 4 महीने का किराया हमें नहीं मिला है, अनरियलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तुम रूम को छोड़ो, तो लक्ष्मण कह रहा है कि ठीक है मैं आपका रूम छोड़ दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये हमारा एक केस है। तो इस केस में से फॉर एग्जांपल ये जाके जनवरी में रूम खाली कर देता है, जनवरी महीना में इसने रूम खाली कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ अनरियलाइज्ड रेंट होगा दिसंबर का। ठीक है, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट हमारा एक रह गया। अब केस आती है जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। सर यहाँ तो वैकेंसी है नहीं कि हमारा अगर एक्चुअल रेंट कम आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से तो हम वो दिखा दें, ऐसा भी केस नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर? तो इस केस में बोला गया अगर आप अनरियलाइज्ड रेंट है आपका और एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो आप एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू तब मान सकते हैं जब आप रूल नंबर 4 के 4 कंडीशन को फुलफिल कर दो। जो रूल नंबर 4 है उसका अगर आप 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप अनरियलाइज्ड रेंट को दिखा सकते हैं और गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि मेरा रेंट अनरियलाइज्ड है, इसलिए मेरा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है और मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही होगा, आप इसको कंसीडर कीजिए। तो
तो वो बोलेगा बेटा ठीक है, रूल नंबर 4 के 4 कंडीशन पूरे हैं तेरे। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैंने चारों कंडीशन पूरा कर रखा है, तो वो बोलेगा ठीक है, ये अनरियलाइज्ड रेंट के कैटेगरी में हम इसको ले लेते हैं। तो अब बताइए अनरियलाइज्ड रेंट के वो 4 रूल्स क्या है। ठीक है, वो 4 रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, टेनेंसी जो है शुड बी बोनाफाइड। अच्छा, टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए सबसे पहला। अगर अनरियलाइज्ड की कैटेगरी और आप कह रहे हैं कि मेरे पास अनरियलाइज्ड रेंट है, इस वजह से मेरा एक्चुअल रेंट कम आया है, हाँ, तो हम कह रहे थे कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट के वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो हमें 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। अच्छा, दूसरा क्या है, टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने आपका प्रॉपर्टी खाली कर दिया है, यह नहीं कि वो कब्जा करके अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपका खाली हो जाना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि टेनेंट शुड नॉट बी पोजीशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अच्छा, टेनेंट शुड नॉट बी इन पोजीशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। पहला क्या था, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, चलिए समझ गए। दूसरा कहता है कि टेनेंट हैड वैकेटेड द प्रॉपर्टी। अब जिस प्रॉपर्टी पे आप कह रहे हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट है, वो प्रॉपर्टी उस टेनेंट को खाली कर देना होगा। ये नहीं कि आप उसको बैठा के रखे हुए हैं और बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि मेरे को तो पैसा ही नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा हम बेवकूफ हैं, तुम उसको बैठा के रखो अपने घर में और मुझे कहो कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से मेरा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो मैं ये बात मानूं? हाँ, कोई नहीं मानेगा, आप खुद नहीं मानेंगे, ये तो तुम्हारी गलती है ना, जानबूझ के तुम अपने सर पे कर्जा चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि टेनेंट हैड वैकेटेड द प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी खाली कर देना चाहिए, दैट मींस खाली हो जाना चाहिए। तीसरी बात है कि टेनेंट शुड नॉट बी इन पोजीशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब देखिए एसएससी का बाकी अगर और कोई प्रॉपर्टी है, वो भी इस टेनेंट के पोजीशन में नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल राम ने 2 प्रॉपर्टी लेट आउट की थी लक्ष्मण को, एक ए था और एक बी था। अब ए से अनरियलाइज्ड रेंट है, ए में अनरियलाइज्ड प्रॉपर्टी, ए से अनरियलाइज्ड रेंट हो गया लक्ष्मण के प्रति। तो हमारा रूल 4 कहता है कि लक्ष्मण को अगर ए प्रॉपर्टी खाली करना पड़ेगा रूल नंबर 4 के हिसाब से, तो उसको प्रॉपर्टी बी भी खाली कर देना होगा। बाकी एनी अदर कोई भी प्रॉपर्टी हो उस एसएससी का, उस एसएससी का किसी भी प्रॉपर्टी पे इस टेनेंट को नहीं रहना है, तभी हम उसको रूल 4 के कंडीशन में दाखिल कर सकते हैं। दैट मींस अगर लक्ष्मण ए प्रॉपर्टी के खिलाफ रेंट नहीं दे पा रहा है और उसके जो मालिक है एसएससी जो है राम, उसने कहा कि मुझे अनरियलाइज्ड रेंट है लक्ष्मण से, और मैंने क्या किया है, मेरा टेनेंट मैं दिखा रहा हूं कि मेरा टेनेंसी जो है बोनाफाइड है और लक्ष्मण ने ए प्रॉपर्टी खाली कर दिया है, तो अब मुझे आप अनरियलाइज्ड रेंट का रिलीफ दीजिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी ना बेटा रुको, पहली बात चाहे तेरी टेनेंसी बोनाफाइड हो, लक्ष्मण ने तेरा वो प्रॉपर्टी खाली कर दिया हो, लेकिन अभी भी तू उस फुल स्टॉप के ही कगार पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने अभी तेरी जो अदर प्रॉपर्टी है उस पे कब्जा बना के रखा हुआ है, वो अभी भी वहां पे टेनेंट है। तेरे किसी भी प्रॉपर्टी पे उसको टेनेंसी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप किसी के प्रति अनरियलाइज्ड रेंट दिखाते हैं, तो उस केस में आप अपने उस टेनेंट को किसी और प्रॉपर्टी पे नहीं रख सकते हैं। अगर उसको इस प्रॉपर्टी से आप खाली करवा रहे हैं, तो बाकी सारे प्रॉपर्टी से उसको खाली आपको करवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अब इस केस को भी हम समझ गए। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि एसएससी हैज टेकन ऑल द नेसेसरी स्टेप्स
to realize the rent, but it had went into vain. अच्छा, चौथा कंडीशन कहता है कि एसएससी जो है उसने सारे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए हैं उस रेंट को रिकवर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रेंट को रिकवर नहीं कर पा रहा। दैट मींस अगर मैं एसएससी हूं और मेरा कोई किराएदार मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो मैं जाऊंगा इसका रिलीफ लेने। क्यों? क्योंकि मेरा एक्चुअल रेंट कम आएगा इसकी वजह से। लेकिन एक तो ये वैकेंसी है नहीं नॉर्मल वैकेंसी कि मैं अगर एक्चुअल रेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से कम आया तो उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिखा दूं, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस केस में मैं इनकम टैक्स के पास जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि देखो रूल 4 के 4 कंडीशन मैंने फुलफिल किए। पहला क्या कि मेरा जो टेनेंसी था उसके टेनेंट से वो बोनाफाइड था, चलिए ठीक है। टेनेंट ने मेरे उस प्रॉपर्टी को खाली कर दिया है, चलिए ठीक है। टेनेंट जो है मेरे बाकी किसी भी प्रॉपर्टी के पोजीशन में नहीं है, चलिए ठीक है। चौथा और आखिरी जो स्टेप है वो ये है कि मैंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वो रेंट रिसीव हो सके, लेकिन फिर भी रेंट को मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरे को लगता है ये रेंट रिसीव करना नामुमकिन है। तो चलिए ठीक है, अगर इस केस में इनकम टैक्स को लगता है कि रूल 4 के चारों कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए हैं तो वो कहेगा चलिए ठीक है हम इसको अनरियलाइज्ड रेंट के कैटेगरी में रखते हैं, जिसके वजह से आपका एक्चुअल रेंट जो है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाना है। अब आप समझ गए अनरियलाइज्ड रेंट क्या है? आई होप समझ गए होंगे। 4 पॉइंट है, चारों को फुलफिल करना है। अगर आप फुलफिल कर दे रहे हैं इन दैट केस आपको बेनिफिट मिल जाना है। चलिए ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुणाल owns a house property in Siliguri. The municipal value is 5 lakh per annum. Fair rent is 4,20,000. Standard rent is 4,80,000. The property was let out for 50,000 per month up to December 2019. ठीक है? Thereafter, the tenant vacated the property and Kunal used the property for self-occupation. Rent for the months of November and December 2019 could not be realized in spite of owner's efforts. ठीक है? All the conditions of Rule 4 are satisfied. अच्छा. He paid municipal tax at the rate 12% of municipal value. He had paid interest of rupees 25,000 during the year for the amount borrowed for repairs for the house property. Compute his income from house property for the assessment year 2020-21. Okay. अब देखिए इस क्वेश्चन का हम डिटेल्स सबसे पहले नोट करते हैं। कुणाल का एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये कहाँ है? सिलीगुड़ी। कुणाल का हाउस प्रॉपर्टी एक सिलीगुड़ी में है। इसका म्युनिसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 लाख पर एनम। फेयर रेंट जो है 4,20,000 पर एनम and standard rent is 4,80,000 per annum. और क्या बोला गया है? चलिए तो अब आप देखिए इसमें आपका बोला गया है कि the property was let out for 50,000 per month. अच्छा, 50,000 per month रेंट हमने दिया था। कब तक? अप टू दिसंबर, दैट मींस अप्रैल टू दिसंबर। ठीक है, 2019। Thereafter the tenant vacated. इसके बाद क्या हुआ? एक टाइमलाइन हम सबसे पहले बनाते हैं। देखिए अप्रैल था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 2019, 2020, ओके। हमारा ये टाइमलाइन बन गया। अब हम इसमें अच्छे से समझते हैं क्या बोला गया। बोल रहा गया है कि अप्रैल 2019 में आपने उस प्रॉपर्टी को कुणाल ने रेंट पे दे दिया 50,000 पर मंथ, और ये रेंट पे कब तक था? दिसंबर तक
रेंट पे था। और देखिए क्या है इसमें, देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेटेड, इसके बाद प्रॉपर्टी उस टेनेंट ने खाली कर दिया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी व्हाट रियलाइज्ड। अच्छा, नवंबर और दिसंबर का किराया हमें नहीं मिल पाया है, ठीक है। ऑल द फोर कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, नवंबर दिसंबर हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है, और क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि रूल 4 के चारों कंडीशंस फुलफिल है, दैट मींस हमें इसका बेनिफिट मिलना है। म्युनिसिपल टैक्स था 12%, ओके, म्युनिसिपल टैक्स इज 12% and interest on borrowed capital is how much 25,000। और ये किसके लिए है, रिपेयर्स के लिए। याद कीजिए, रिपेयर्स के लिए अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट कितना अलाउेबल है, मैक्सिमम आप 30,000 दिखा सकते हैं। एक्विजिशन या फिर आपका पोजीशन के लिए कितना था, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख, और आपका रिपेयर्स के लिए 30,000, मैक्सिमम डिडक्शन फिर आपका 2 लाख रुपए है, ठीक। तो हमें इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाना है कि कितना आएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चंस आप समझ गए। चलिए अब देखिए, यहां पे हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं कितना है। म्युनिसिपल फेयर हाईएस्ट इज व्हाट 5 लाख, but it is restricted up to 4,80,000. So 4,80,000 is our expected rent. Expected rent हमारा कितना है, 4,80,000। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेंट कितना होगा। आपने किराया कब तक जोड़ा है, दिसंबर तक, दैट मींस अप्रैल टू दिसंबर इट इज 9 मंथ्स। पर मंथ हमको कितना मिलना है, 50,000 पर मंथ, ओके। एक्चुअल रेंट फॉर 9 मंथ्स कितना होगा, 50,000 इंटू 9 दैट इज 4,50,000। नोट कीजिए, आपके 2 महीने का किराया क्या है, कम है। क्यों, अनरियलाइज्ड रेंट था नवंबर दिसंबर का, रूल 4 के चारों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, ओके। अनरियलाइज्ड रेंट ये क्या होगा, लेस होगा। 2 महीने का कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस। 2 महीने के लिए कितना होगा, 1 लाख रुपये होगा। So it is what 3,50,000 actual rent. Actual rent is what 3,50,000. तो अब देखिए हमारा ER जो है 4,80,000 है, एक्चुअल रेंट जो है 3,50,000 है। अब AR हमारा कम है, AR इज व्हाट लेसर, व्हाई, क्यों कम है, वैकेंसी की वजह से है, नहीं, नॉर्मल केस नहीं था। यहाँ पे अनरियलाइज रेंट था, उसका हमने ट्रीटमेंट दिखा दिया। सो एक्सपेक्टेड रेंट इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा फिर हमारा 4,80,000 रुपए, ठीक है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Kunal for the assessment year 2020-21.
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा और यहाँ आपका अमाउंट होगा। तो देखिए हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया था, 4,80,000 लेस व्हाट, म्युनिसिपल टैक्स। कितना होगा म्युनिसिपल टैक्स, 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपए। सो 5 लाख का 12% कितना आएगा, 60,000। So this is our what, net annual value। net annual value कितना आ जाएगा, 4,20,000। now less deduction under section 24। सबसे पहला डिडक्शन क्या है, 30% ऑफ NAV। NAV कितना है हमारा, 4,20,000। 4,20,000 का 30% कितना होगा, 4,20,000 into 30%, so that is 1 2 3 6 4 3 12। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेक्शन 24B। सेक्शन 24B क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज आवर 25,000। सो 25,000। चलिए, तो ये आपका हो गया 1,26,000। उसके बाद आपका 25,000, दैट इज 1,51,000। तो आप लेस कीजिए, 1 2 3 2,69,000 is our income from हाउस प्रॉपर्टी। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, कितना था वो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000। उसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्स 12% ऑफ MB, हमारा आ गया नेट एनुअल वैल्यू 4,20,000। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमारे पास दो डिडक्शंस रहते हैं अंडर सेक्शन 24। 24A क्या है हमारा, 30% ऑफ NAV। सो 30% ऑफ NAV इज व्हाट, 1,26,000। आपका 4,20,000 का 30% लेना है। उसके बाद क्या है हमारा सेक्शन 24B क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो क्वेश्चन में गिवन है कि रिपेयर्स के लिए हमने लोन ले रखा था जिसका इंटरेस्ट 25,000 रुपए हमारा बन रहा था। ओके, इन दोनों को ऐड किया 1,51,000 आया, लेस किया 2,69,000। सो दिस इज व्हाट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना हम समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट से। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 1,30,000 पर एनम है। फेयर रेंट जो है वो 1,10,000 पर एनम है। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 1,20,000 पर एनम है। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर व्हाट, रेंट जो है वो 11,000 पर महीना। अच्छा, एक्चुअल रेंट जो है 11,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट आउट किया गया थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल के लिए। अच्छा, ये कितना आएगा, 1,32,000। फिर क्या कह रहा है कि अनरियलाइज्ड रेंट वाज ₹11,000 एंड ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट भी था 11,000 रुपए का और रूल 4 के चारों कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाइड। रूल 4 के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, 1,21,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्यों, क्योंकि पूरे साल के लिए आपने किराए दे रखे थे, 1,32,000 रुपया मिल जाना है 11,000 के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 11,000 रुपए हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है, ठीक है, और रूल 4 के सारे कंडीशंस फुलफिल है। तो
तो हम यहाँ से लेस कर दिए। अगर रूल चार्ट के चारों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो एक्चुअल रेंट जो होगा उससे क्या होगा, हमारा 11,000 लेस हो जाएगा। अब आएगा हमारा बैलेंस कितना, 1,21,000। चलिए ठीक है, यहीं पे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दोनों का एमवी और एफआर का क्या होना चाहिए, हायर। दैट मींस व्हाट, 1,30,000, बट इट शुड बी व्हाट, रेस्ट्रिक्टेड टू 1,20,000। देयरफॉर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, 1,20,000, और एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 1,21,000। सो हायर इसका, अब खुद ही हमारा एक्चुअल रेंट ही हाई आ जा रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट से तो कोई बात ही नहीं है। एक्चुअल रेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,21,000। चलिए ठीक है, समझ गए। अब ये कहानी कुछ नहीं करना, ग्रॉस ये भी कितना है, 1,21,000। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया 10%, किसके, म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू हमारा कितना था, 1,30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट है ऑन बोरोड कैपिटल इज 40,000 फॉर द ईयर, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, 40,000 पर ईयर हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सर ये इंटरेस्ट कौन सा है, एक्विजिशन के लिए है या फिर रिपेयर्स के लिए? क्यों सर, क्योंकि अगर रिपेयर्स के लिए है तो हमें 30,000 मैक्सिमम अलाउड है, और अगर एक्विजिशन के लिए तो हमें मैक्सिमम 2 लाख अलाउड है। उस केस में हमारा हम 40,000 को पूरे दिखा सकते हैं डिडक्शन में। लेकिन अगर हम इस लोन को रिपेयर का लोन सोचे तो हम 30,000 ही दिखा पाएंगे। तो सर इस ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तो देखिए ऐसे केसेस में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जो भी समझ रहे हैं उसको नीचे नोट में देंगे कि फॉर द solution of the answer or for the sake of the question we have considered that the loan taken and in which the interest accrued was 40,000 was for the repairs purpose। अगर आप ये नोट लेते हैं कि वो रिपेयर्स के पर्पस के लिए था तो उस केस में आप डिडक्शन कितने दिखा सकेंगे, 30,000 रुपए, ठीक है, समझ गए? ओके। और अगर ये जो है हमारा अदर पर्पस के लिए था तो एक्विजिशन या फिर पोजीशन के लिए, इन दैट केस इट वुड बी 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो जो भी आप सोचेंगे उसको आप नोट में देंगे। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, 1,21,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा, 10%, 1,30,000 का 13,000 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू 1,08,000 रुपए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आपके पास दो डिडक्शन है, एक है आपका 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30%, दैट मींस 10,800। तो 30,000 हो गया आपका, और तो 32,400, 32,400 is your 30% of NAV. Second is what? Interest on borrowed capital. कितना है आपका 40,000। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 72,400। अब इन दोनों को लेस कीजिए, $35,600 is what? Income from हाउस प्रॉपर्टी। अब नीचे आप नोट पे दीजिए, we have taken the loan as for the purpose of acquisition or construction of the property। हमने ये सोचा कि ये जो लोन हमने लिया है वो या तो एक्विजिशन के लिए है या तो कंस्ट्रक्शन के लिए है प्रॉपर्टी का, समझ गए आप? ठीक है,
तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा कि कंपोजिट रेंट क्या होती है। तो सर कंपोजिट रेंट क्या होती है? कंपोजिट रेंट ऐसे रेंट होते हैं जिसमें आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ या तो किसी एसेट्स का भी रेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर किसी सर्विस का, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर का, रूम के साथ फर्नीचर दी गई थी उसका आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो किसी सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी गार्ड का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, लिफ्ट का हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी। तो ऐसे केसेस में अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उस तरह के रेंट को हम कंपोजिट रेंट कहते हैं। अच्छा, अब कंपोजिट रेंट का सर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट देखिए टू टाइप्स में है। दैट मींस कंपोजिट रेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं कि मेरा रूम का रेंट कितना था, लिफ्ट का चार्जेस कितना था, देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, तो जो रूम का होगा अगर आप सेपरेबल है, सेपरेट कर सकते, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दीजिए, और बाकी सर्विसेज या फिर एसेट्स का जो रेंट था वो आप या तो पीजीबीपी में, दैट मींस बिजनेस इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एज द केस, जैसा केस होगा वैसा हम उस इनकम को टैक्सेबल करेंगे उस हेड में। अब दूसरा क्या था, अगर सर इनसेपरेबल है, तो इनसेपरेबल है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा या तो वो पीजीबीपी में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, जैसा केस हो। चलिए ठीक है, इनकम कंपोजिट रेंट हम समझ गए। अब सर एक क्वेश्चन आपने बताया था अनरियलाइज्ड रेंट का, अनरियलाइज्ड रेंट क्या है? तो देखिए अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को किराया दिया और कोई किराएदार आपको 2-3 महीने से किराया नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम उसको अनरियलाइज्ड रेंट कह सकते हैं और उसका हम एक्चुअल रेंट से उसको लेस कर सकते हैं, हमारे उस अनरियलाइज्ड रेंट को, दैट मींस एक्चुअल रेंट को हम अपना कम दिखा सकते हैं, लेकिन 4 कंडीशन हमें फुलफिल करना पड़ेगा। 4 कंडीशन क्या है, रूल, और वो 4 कंडीशन कहाँ के हैं, रूल 4 के हैं। तो रूल 4 के 4 कंडीशन क्या कहता है? पहला कंडीशन कहता है कि आपका जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होना चाहिए। ओके, जो टेनेंट है, जो किराया आपको नहीं दे रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को खाली कर देना होना है, उसको उस प्रॉपर्टी को खाली कर देना है। तीसरा जो है वो कहा जा रहा है कि वो जो टेनेंट था वो एसएससी के बाकी किसी और प्रॉपर्टी पे भी एक्विजिशन या पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट कंडीशन जो है वो ये कहता है कि जो एसएससी है उसने सारे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए हैं, सारे मेजर्स लिए हैं जिससे रेंट को रिसीव किया जा सके। आप समझे इस बात को? आपने सारे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए हैं, आपने सारे मेजर्स लिए, आपने एफआईआर करवाया, सब चीज करवाया, लेकिन फिर भी आपको रेंट को रिसीव नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसे 4 कंडीशन है आपके पास, देन यू आर एलिजिबल टू लेसन योर व्हाट एक्चुअल रेंट फ्रॉम द अनरियलाइज्ड। अब आप अपने अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट को अनरियलाइज्ड रेंट से कम कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हम देखें कि कैसे होता है। तो अब देखिए इस केस में क्या है, अगर आप अनरियलाइज्ड रेंट ले रहे हैं तो 2 कंडीशन होगा, या तो आपका एक्चुअल रेंट आएगा, या तो आप एक्चुअल रेंट या तो आपके ग्रॉस एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो इसमें कहानी सीधी सी बात है कि आपको हायर को लेना है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी तो थी नहीं, ये अनरियलाइज्ड रेंट है। 2 अलग कंडीशन है, एक है रूम का खाली होना, ठीक है, और एक है उस पर किराया नहीं मिलना, दोनों एक बराबर नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं। तो इससे हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए। तो फर्दर क्लासेस में भी हम देखेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स क्या हैं, उसमें हम दूसरे सेक्शंस को और देखेंगे कि कैसे क्या किया जाएगा। डीम्ड ओनर है अभी हमारा बचा हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, कि उसमें डीम्ड ओनर क्या है, कितने प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट क्या होता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन अभी करेंगे। तो चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। और दूसरी बात, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 जो इंट्रोडक्टरी था, उसके बाद लेक्चर 2 जिसमें मैंने और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाए, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप मेरे चैनल पे और एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर आप 1000 का कर रहे हैं तो इनकम 1000 से नहीं 1000 के मल्टीपल्स में बढ़ रहा है। ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे तो, अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक एवरीडे हर एक रैशनल इंडिविजुअल को समझना चाहिए। खैर जो भी है, अगर आपको कोई भी डाउट रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि क्या आपको डाउट है। थैंक यू हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। फर्दर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्रोफेसर राहुल महातो। थैंक यू।